नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। चुनाव आया, विपक्ष में झगड़ा लाया। आप बोलेंगे कि ये क्या खबर है? चुनाव आते हैं और चुनाव दर चुनाव विपक्षी गठबंधन में तनाव बढ़ जाता है, टकराव का सिलसिला शुरू हो जाता है और इस बार तो एक साथ चार मोर्चे पर जोरदार टकराव दिख रहा है। महाराष्ट्र में पहले से ही महाविकास आघाड़ी करीब 70 सीटों पर मामला सुलझाने में लगी हुई है, जो अटका हुआ है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी 12 सीटों वाले डिमांड की लिस्ट अपनी सामने रख दी है और झारखंड में तो मुद्दा सम्मान तक पहुंच गया है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि झारखंड में हमें सम्मानजनक सीट चाहिए। उधर यूपी में कहानी बहुत आगे निकल गई है। 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और अखिलेश यादव की पार्टी ने 7 सीट पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर भी दिया है। अब 2 सीट वाले ऑफर पर कांग्रेस बेहद नाराज हो गई है और सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इस चुनाव से किनारा भी कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस इससे ज्यादा सीटें की उम्मीद कर रही थी। कांग्रेस को लगता है कि उनके बलबूते पर सपा ने यूपी में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो आज विपक्ष में मचे घमासान पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। चुनाव दर चुनाव जारी है टकराव। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव नाराज, झारखंड में तेजस्वी यादव नाराज, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी नाराज। चुनावी राज्यों में विपक्षी गठबंधन का हाल ऐसा है कि सब साथ साथ हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर 2-2 हाथ वाला खेल भी खुलकर हो रहा है। आरजेडी चाहती है कि झारखंड में जेएमएम उसे सम्मानजनक सीटें दे। पार्टी ने 22 सीटों पर दावेदारी भी ठोक दी है। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। अगर हमसे कहा जाए कि आप 3 या 4 पे लड़िए, तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 66 कैंडिडेट 68 में से घोषित कर दिए। हमारा एजेएसयू, एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी का अलायंस बन चुका है, सीट शेयरिंग तय। अब आरजेडी को लगा है कि ये उनकी एपिक बेइज्जती की गई है। महाराष्ट्र में तो मामला और गंभीर है। उद्धव गुट, शरद गुट और कांग्रेस में तो सीटों पर पेच फंसा ही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है। पार्टी के बड़े नेता अबू आजमी इशारों में कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं महाराष्ट्र में भी हरियाणा वाला हाल न हो जाए। हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में तो बात इतनी बिगड़ गई कि कांग्रेस और सपा के बीच दरार खुलकर दिख रही है। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी 9 में से केवल 2 सीट कांग्रेस को ऑफर कर रही है, जिससे नाराज कांग्रेस उपचुनाव से दूर रहने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। उधर मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर कांग्रेस और सपा ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनाव दर चुनाव जारी है टकराव। तो आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। चुनावी तैयारी में सीटों पर मारामारी का विश्लेषण क्या है? आइए नजर डाल लेते हैं कि चुनावी तैयारी में सीटों की मारामारी क्या है। आइए नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र का हाल, कुल सीट 288 है। एमवीए में 68 सीट पर पेच फंसा हुआ है। यह बड़ा नंबर है और बहुत बड़ा नंबर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने 12 सीटों की डिमांड रख दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम 12 सीटें डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमारा वोट बैंक, हमारा जनाधार अच्छा है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है मोल भाव की कि आप यूपी में सीटें छोड़ दीजिए, हम यहां छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का वहां जनाधार है, यानी वोट बैंक है। झारखंड में और एसपी ने फिर हरियाणा की हार पर कांग्रेस को चिताया भी है। झारखंड में बवाल है, कुल सीटें 81 हैं। मुश्किल से जेएमएम और कांग्रेस के बीच 70 सीटों पर बात बनी है। आरजेडी और लेफ्ट को मिलाकर 11 सीटें छोड़ी गई हैं। आरजेडी ने 20 सीटों की लिस्ट के साथ वो मैदान में उतरी है और कहा है कि हमें रिस्पेक्टेबल नंबर मिलना चाहिए। अगर रिस्पेक्टेबल नंबर नहीं मिलेगा तो फिर इस अलायंस का कोई फायदा नहीं है। यूपी विधानसभा की मैं बात कर लेता हूं। वहां पर उपचुनाव में कुल 9 सीटें हैं। सपा ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।
कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं और 2 भी कमजोर सीटें मानी जा रही हैं जो कांग्रेस के खाते में है। इससे नाराज होकर कांग्रेस उपचुनाव से दूरी बना सकती है, ऐसा सूत्र मान रहे हैं। और एमपी में तो डायरेक्ट टकराव देखने को मिल रहा है। बुधनी सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आमने सामने हैं और आज का बड़ा प्रश्न यह है कि जिसकी जहां मजबूत पकड़ वो वहां दिखा रहा है अकड़। यह बड़ी सीधी सी बात है और इसीलिए कई बार बवाल हो रहा है और टकराव भी हो रहा है। गौरव भाटिया हैं आज इस बड़ी चर्चा पे मेरे साथ, आनंद दुबे हैं मेरे साथ, शिवसेना उद्धव गुट के मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कंचना यादव हैं, उनका अभिनंदन है। जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ माजी हैं, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं गौरव भाटिया आपसे। गौरव भाटिया, 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति के अंदर। एक है कि समन्वय क्या होता है, दूसरा है कि ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी अपनी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। लेकिन इन पूरे मामलों के अंदर एनडीए एज अ अलायंस, टकराव तो वहां पर भी है लेकिन सामने नहीं दिख रहा। घर में तो आपके भी झगड़ा है। ये अमीश जी देखिए ऐसा है कि जहां तक एनडीए की बात है, सब एनडीए के घटक दल नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं और हमारे यहाँ पार्टी दल की महत्वाकांक्षा होना तो स्वाभाविक होता है, लेकिन वो बातचीत करके हम लोग सुलझा भी लेते हैं और हमें ये हुनर है कि सबको साथ में लेके चले। लेकिन रामदास अठावले जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने तो खुल के बोला है, हाँ मैं नाराज हूं, मुझे नाराजगी है, किसी बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया सीट शेयरिंग की। ऐसा है अभी जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं दोबारा से कहता हूं कि अगर किसी का अपना एक विचार है वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन उसके बाद जब फैसला होता है तो उसको सब स्वीकारते हैं, ये हमने देखा है। अब याद करिए, हरियाणा में भी ऐसे ही कह रहे थे अंतरकलह है, और हरियाणा में क्या हुआ हम सब ने देखा, हैट्रिक लगी। और यही हैट्रिक जो हमने लगाई है उसकी वजह से जो घमंडिया है वो परेशान है। दूसरी तरफ जैसा आपने बताया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो और चाहे झारखंड हो, जी घमंडिया अलायंस आपस में कपड़े फाड़ रहा है एक दूसरे के। मैं आपको संजय राउत का एक पहले बयान बताता हूं। उन्होंने कहा कांग्रेस का कोई नेता हैसियत नहीं रखता है, सक्षम नहीं है हमसे बातचीत करने में, हम राहुल गांधी से बात करेंगे। बिल्कुल उन्होंने कहा, और यहां तक हद हो गई। हाँ जी, बिल्कुल उन्होंने कहा। ये बताइए। हाँ, तो ये बात क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी तय नहीं कर पा रही है कि आगे कैसे बढ़ना है, और दूसरी तरफ महायुति आगे बढ़ रही है। एक फर्क और देखिए आप, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे जी हम सबके लिए श्रद्धेय हैं। जब तक हमारे साथ थे तो हम लोग जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, सम्मान देते थे, और उसके बाद टिकट जो है मातोश्री पे तय हो जाता था। लेकिन अब उद्धव ठाकरे भाग रहे पीछे पीछे और कोई उनको पूछ नहीं रहा है। और गजब की बात तो ये हो गई, और कितनी गर्व की बात है हमारे लिए, विरोधी भी जिसकी तारीफ करने लगे, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का एक बयान आया, उन्होंने कहा आज तक का सबसे अच्छा नेता कौन है, और प्रियंका जी बोली नरेंद्र मोदी जी हैं। अब आप मुझे बताइए, उनको बाला साहब ठाकरे जी भी नहीं याद आए, उद्धव ठाकरे का तो नाम ही नहीं दिया, आदित्य ठाकरे तो कहीं लिस्ट में ही नहीं है, फेल हो गए। लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है, नरेंद्र मोदी जी वो हिमालय का पर्वत है जिन्होंने विरोधियों से भी अपनी तारीफ करवा दी, और इसीलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। आनंद दुबे, बीजेपी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कह रही है कि एक दौर था कि मातोश्री में टिकट तय होते थे और हम भी जाते थे मातोश्री में बात करते थे। गृह मंत्री अमित शाह भी मातोश्री गए और बात करी और टिकट की वहां पर समन्वय होता था। लेकिन अब दौर यह आ गया है कि आपको दर दर भटकना पड़ रहा है, गुहार लगानी पड़ रही है, पुकार लगानी पड़ रही है कि राहुल गांधी बात करें, इनसे बात नहीं हो सकती। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। नहीं, अमीश भाई नमस्ते। अमीश भाई नमस्ते। चलिए, कम से कम हमारे मित्र ने ये तो माना कि ये लोग मातोश्री आया करते थे, और सिर्फ यही नहीं आया करते थे, कांग्रेस भी आ रही है, सब लोग मातोश्री ही आते हैं, मातोश्री कहीं नहीं जाती।
सीटों के बंटवारे को लेकर हमने कांग्रेस पार्टी से सिर्फ इतना कहा है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व मुंबई में है, राष्ट्रवादी का शीर्ष नेतृत्व मुंबई में है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में रहता है। आप लोग दिल्ली जाकर हर छोटी मोटी बात बताते हैं तो जल्दी करिए, क्योंकि बीजेपी को हराना ये नहीं कहा है। बीजेपी हारने जा रही है। देखिए महाविकास आनंद बाबू आपने ये नहीं कहा है। आपके नेता ने बोला कि ये लोग लायक नहीं है, हमें राहुल गांधी से ही बात करनी पड़ेगी, ये लोग नहीं है लायक हमसे डील करने के लिए। या तो संजय राउत गलत बोल रहे हैं। नहीं कहा, हमने ये कहा हमारे नेता संजय राउत साहब ने ये कहा कि महाराष्ट्र में जो निर्णय लेने की क्षमता है वो महाराष्ट्र के नेताओं के पास नहीं है। निर्णय लेने की क्षमता अगर दिल्ली में है तो दिल्ली से लेकर आइए। अगर आपके पास अधिकार नहीं है कि आप सीटों का बंटवारा कर सके तो दिल्ली से पूछ कर आइए। क्या गलत कहा? जिस प्रकार एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हमारे एक ये दौर हो गया ना, तो वही तो गौरव भाटिया कह रहे थे कि पहले मातोश्री सीटें तय करता था, अब आपको जाना पड़ रहा है, अब आपको गुहार लगानी पड़ रही है। ये गुहार लगाना नहीं तो क्या है कि राहुल गांधी आओ और हमें बचाओ एक तरह से। और क्या है, राहुल गांधी आप आइए, आप तय करिए टिकटें कौन सी है। यही तो है ये। नहीं, किसने कहा ये? कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस पार्टी का टिकट तो राहुल गांधी जी तय करेंगे ना अमित भाई, कि आप और नहीं कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस कितने चुनाव सीटों पे चुनाव लड़ेगी, झगड़ा ये थोड़ी है। झगड़ा ये है कि शिवसेना कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। झगड़ा ये है कि शिवसेना ने अकेले होकर ये ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट है, जबकि कांग्रेस वहां की बड़ी पार्टी है। नाना पटोले का और कांग्रेस की महाराष्ट्र लीडरशिप चाहती है कि नाना पटोले सीएम हो आने वाले, अगर सरकार आती है अघाड़ी की। तो आपने तो वन साइडेड अपनी घोषणा कर दी ना कि हमारा सीएम होगा। ये कहो ना कि भाई, ये कहो कि हम ये सीएम बनना चाहते हैं। हम तो साफ साफ बड़े दिल के साथ कह रहे हैं कि एक चेहरा लेके आना चाहिए। अगर आपके पास चेहरा नहीं, एक चेहरा नहीं, हम चेहरा बोल रहे हैं कि हमारा चेहरा होना चाहिए। आप कह रहे हैं हमारा चेहरा होना चाहिए, एक चेहरा की बात नहीं है। तो क्या बुरा बोल रहे हैं? चेहरा कौन है? क्या बुरा बोल रहे हैं? क्या बुरा बोल रहे हैं? हमारा चेहरा होना चाहिए, हमारा चेहरा सक्षम है, हमारा चेहरा पहले नेतृत्व दे चुका है, हमारे चेहरे पर लोगों को विश्वास है, हमारे चेहरे को हर परिवार प्रमुख कहा जाता है, हमारे चेहरे के नेतृत्व में कोरोना से संकट काल से उभर क्या है। तो किसका चेहरा लाएंगे आप? ठीक है, क्या पलट होने वाला है? अजीत पवार का चेहरा लाएंगे, जिनको देख के उल्टियां आ रही हैं। सुनिए अमीर जी, अब मैं एक बात बताता हूं। देखिए, मैंने एक तथ्य रखा, मैंने बताया प्रियंका चतुर्वेदी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी। उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ नेता है पूरे भारत में। इन्होंने कोई उत्तर उस पर दिया नहीं, इसका मतलब ये भी मानते हैं और विरोधियों से अपनी तारीफ कराई। दूसरी, आपने अरे हमारी पार्टी का, हमारी आपको मालूम है आज महाराष्ट्र में क्या बात होती है? हमारी पार्टी का जो आज उद्धव बीच में ना बोले। आनंद भाई अपनी बारी में बोल लीजिएगा, मैं इंतजार करके सुन रहा था आपको, अपनी बारी। आज महाराष्ट्र में अमित जी ये बात हो रही है, मातोश्री कौन? लोग कहते हैं सोनिया गांधी। पितोश्री कौन? कहते हैं शरद पवार। और लाचारश्री कौन? कहते हैं उद्धव ठाकरे। तो बताइए, मातोश्री बाला साहब ठाकरे जी जो बताते थे, जो प्रेरणा स्रोत थे, जो रास्ता दिखाते थे, उनके पुत्र आज भटक गए हैं रास्ते से। और अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के हैं, अभी अखिलेश यादव के बगल में खड़े थे और ये लोग साथ आने की बात करते, वो हिंदुओं को धमका रहे थे और उपस्थित थे हिंदू अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने कहा मुसलमान हैं, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, हमें 2 सीट नहीं चाहिए, हमें इस बार 8 सीट दो, 10 सीट दो, और फिर देखना कैसे इनको मजा चखाएंगे। उसको लेकर एक अमित भाई 10 सेकंड कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल है। ओके, आनंद दुबे, जो अबू आजमी ने बोला आपके घटक दल है, आपके घटक दल है, आपका समर्थन कर रहे हैं आपकी सरकार का। अबू आजमी जी ने जो बयान दिया, अब आप बताइए, नहीं धमकाया। अबू आजमी जी ने किसी हिंदुओं को नहीं धमकाया, और हिंदू इतना कमजोर नहीं है कि कोई धमकाए तो हिंदू डर जाएगा। ये गौरव भाटिया जैसे जो हिंदू होंगे, आनंद दुबे जैसे हिंदू नहीं डरते। नहीं, एक बात, गौरव भाटिया तो ऐसा हिंदू है कि अपनी आखिरी सांस तक हिंदू रहेगा। आपका पता नहीं कब ऊंचा पजामा पहन के बाहर निकल आए। अच्छा, इसलिए मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। जो जुमलेबाजी है ना, ये वो तय करती है। सुनिए, मेरी बात सुनिए आनंद भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं।
बाला साहब ठाकरे जी का हम दोनों सम्मान करते हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने और मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं आऊंगा। बाला साहब ठाकरे जी से बड़ा नेता कौन है? बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी को कमलाबाई बोलते थे। कमलाबाई कि कमलाबाई के सामने हम नहीं हमारे साथ रहे। ये बाला साहब ठाकरे जी के भारतीय जनता पार्टी को कमलाबाई के सामने अपना समझा नहीं झुकेगी। आप जाके मिल गए किसके साथ? जो औरंगजेब को अपना आका मानते हैं। औरंगजेब हमने कांग्रेस पार्टी को प्रतिभाताई पाटिल के राष्ट्रपति के लिए हिंदू हृदय सम्राट, हमने प्रणव दादा मुखर्जी के राष्ट्रपति के लिए समर्थन दिया। लेकिन इससे ज्यादा तहसीन पुरावाला कांग्रेस की लोकल लीडरशिप में हैसियत नहीं है, मतलब उनकी उतनी ताकत नहीं है। राहुल गांधी को इंटरफेयर करना चाहिए और उद्धव ठाकरे चेहरा होंगे इसके बीच में। अब अबू आजमी ने जो बयान दिया वो सबके सामने है, जो मालेगांव में बयान दिया, और अब तो 12 सीटों के लिए सपा ने भी थमा दी है। आरजेडी कह रही है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा, तो सब लोग कांग्रेस के कोटे से ही टिकटें काटना चाहते हैं, सीटें काटना चाहते हैं क्या? अमीश जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। हम आरजेडी और झारखंड को सेपरेट लगते हैं, सेपरेट इशू है। लेफ्ट के एक नेता ने भी इस पर बातचीत की है झारखंड को लेकर, लेकिन झारखंड में जो सीट शेयरिंग पर जो बातचीत चल रही है इसमें कांग्रेस का कोई कांग्रेस को जेएमएम का लेना देना। सेकंड चीज है कि कांग्रेस झारखंड में 2 सीटों पे कम लड़ रही है। मैंने उसको सुबह ट्वीट भी किया था। ये लेफ्ट वाले अपनी दुनिया में रहते, वो अलग ही दुनिया में रहते। वो दुनिया को मैं कहता हूँ लेफ्ट लूनी दुनिया, तो उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और लेफ्ट इतनी गंभीर है इंडिया अलायंस रखने के लिए, तो माननीय प्रियंका जी के खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा कर रहे? वो अपना कैंडिडेट उतार दे। देखिए ये सारी चीज छोड़े, मैं महाराष्ट्र पे आता हूँ। मैंने संजय राउत जी का स्टेटमेंट सुना और मुझे बहुत दुख हुआ संजय राउत जी का स्टेटमेंट सुनकर, क्योंकि नाना पटोले जी बड़ा चेहरा है, ओबीसी नेता है, बड़े ओबीसी नेता है। किसी भी एक ओबीसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें करना कि आपकी क्षमता नहीं है। दिल्ली से कांग्रेस के महाराष्ट्र के लीडरशिप में 2 पूर्व मुख्यमंत्री बैठे, सुशील कुमार शिंदे जी जो एक दलित नेता है, पृथ्वीराज चौहान जी, और फिर नाना पटोले जी जो महाराष्ट्र में सबसे बड़े ओबीसी चेहरा है। उनके बारे में संजय राउत जी आए दिन कोई टिप्पणी करते हुए। एक स्टेप आगे जाऊंगा, जो एनडीए की सरकार घेरी उसमें कई फैक्टर से एक बहुत बड़ा फैक्टर था संजय राउत जी के बयान। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, मैं चाहता हूँ कि एनडीए जीते, मैं भाजपा के खिलाफ। मैं रोज हजारों मुसलमानों से मिलता हूँ। अमित जी, मैं बहुत गंभीरता से एक बात कह रहा हूँ, इस बात को आपको सोचना चाहिए। मैं रोज हजारों मुसलमान से मिलता हूँ। आज भी मैं बहुत सारे मुसलमान भाइयों से बहनों से मिलता हूँ। वो कहते हम तो शिवसेना को वोट देते, उद्धव जी को वोट देते, कांग्रेस को देखकर हम उनको वोट देते, लेकिन उनका स्टैंड क्या है मुसलमानों के प्रति? वो जब वक्फ का बिल आया भी चले गए, वो छोड़कर चले गए पार्लियामेंट। तो ये समस्या है। आपको चाहिए, शिवसेना को चाहिए कांग्रेस के वोटर्स, वो ठीक है आपको चाहिए, और वो अगर अलायंस है तो उनको मिलना चाहिए कांग्रेस का वोटर्स, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन क्या आप खड़े होते हो? तो ये भी चीजें हैं, इन चीजों पर भी आपकी बात करना चाहिए। आप सांगली का आप लोकसभा देख लीजिए, सांगली के लोकसभा में क्या लेना देना था शिवसेना का, क्यों उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया? अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट ही जीते जो कांग्रेस चाहती थी, वो कांग्रेस अब आ गए, कांग्रेस में वो ज्वाइन कर रहे। तो इस तरह की देखिए, एक किसी भी एक अलायंस के अंदर एक धर्म होता है, एक मर्यादा होती है, उसको नहीं क्रॉस करना चाहिए। मैं उद्धव जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन बार बार अगर संजय राउत जी ऐसा अपमानित करेंगे कांग्रेस के नेतृत्व को, नाना पटोले जी को, तो मैं एक लास्ट लाइन कहना चाहूँ, मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, मैंने हमेशा जिंदगी भर कांग्रेस को वोट किया, और मैं 10 सेकंड चाहता हूँ, मैंने हमेशा कांग्रेस को वोट किया। मैं चाहता हूँ कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, जो सबसे बड़ा दल बनेगा उनका मुख्यमंत्री बनेगा। कहीं और से कहां से आएगा मुख्यमंत्री बनने के लिए? ये बात माननीय शरद पवार जी ने भी कही। क्या शरद पवार जी भी गलत है? नहीं, शरद पवार ने भी यही बात बोली कि जिसकी जितनी सीटें आएंगी, और यही बात बीजेपी भी कह रही थी, यही बात बीजेपी भी कह रही थी आनंद दुबे की पार्टी को, लेकिन शायद वो उनको मंजूर नहीं था। लेकिन अब कांग्रेस के राज में शायद मंजूर होगा। आनंद दुबे, कांग्रेस को यह सहन नहीं है, नाना पटोले उनका इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक बड़ा चेहरा है जो आने वाले संभावित मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें मंजूर नहीं है। अगर नाना पटोले जी बड़े चेहरे तो हमारे संजय राउत जी भी बहुत बड़े चेहरे हैं। पूरा देश संजय राउत जी को जानता और पहचानता है, तो बड़े छोटे चेहरे की यहां बात नहीं है, सभी समान चेहरे हैं।
बड़े छोटे नहीं होते। और दूसरी बात, महाराष्ट्र के मुसलमानों चाहे देश के मुसलमानों, ये भारत के मतदाता हैं, महाराष्ट्र के वोटर हैं, संवैधानिक प्रक्रिया ने इनको अधिकार दिया है। ये अगर हमें पसंद करते हैं हमें मतदान करते हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं मतदान करते हैं, बीजेपी से नफरत करते हैं, बीजेपी को मतदान नहीं करते। तो सबका साथ और सबका विकास, अगर मुसलमानों को लगता है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी हमारे लिए काम करेगी, विकास की गंगा बहाएगी, तो हमारा मतदान करते, हमें साथ देते। इसमें किसी और को पीड़ा होने का क्या कारण है भाई? ओके तहसीन, जुमलेबाजी तो हम नहीं करते ना, हम विकास की बात करते हैं, विकास को देख के हमें मतदान करते हैं। नहीं, मैं आनंद भाई की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। 100% सब भारत के हम नागरिक हैं और सबको, और सब जिनको पसंद करते हैं उनको वोट करना चाहिए। वोट आपको मुसलमानों का कांग्रेस की वजह से मिलता है, कांग्रेस का कोर वोट है, तो वक्त के इशू पे आप स्टैंड लेके आप चले जाते हो। ये थोड़ी सी समस्या है। तो अगर हम कोलिशन में हो, अगर कोलिशन में है तो कोलिशन में एक साथ होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता एक चीज में अलग स्टैंड है। देखिए आरजेडी का कोई भी बात हो, वो झारखंड के अंदर लड़ रही है, बातचीत है। मनोज जी इतनी अच्छी, आज मनोज जी का भाई था, कितनी अच्छी से मनोज जी ने बात किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाया, उन्होंने झारखंड की लीडरशिप को अटैक किया। वो इनकी बातचीत है। क्या आरजेडी को बढ़ने का अधिकार नहीं? शिवसेना को भी अधिकार है, लेकिन आरजेडी का एक स्टैंड है। आरजेडी स्टैंड तो कायम देती, शिवसेना स्टैंड। वोट यहाँ का, अगर आपका वोट लोगे, स्टैंड नहीं बताओगे, फिर आप नाना को बेसिकली आप पर आरोप ये है कि आप वोट ले लिया, आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। ओके आनंद दुबे, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। आनंद दुबे, वक्फ बोर्ड का बिल जेपीसी कमेटी के सामने है, जेपीसी में बहस चल रही है, समय समय पे सुनवाई हो रही है, सब लोग अपना अपना स्टैंड ले रहे हैं। आनंद दुबे तहसीन पूनावाला आईना दिखा रहे हैं आपको, सब कुछ है। आनंद दुबे तहसीन पूनावाला एक आईना दिखा रहे हैं कि आपको जो मुस्लिम वोट मिला वो कांग्रेस की वजह से मिला, और वो मुस्लिम वोट अगर आगे भी मिलेगा तो कांग्रेस की वजह से ही मिलेगा। आप उनके लीडर को, जो कि ओबीसी हैं, नाना पटोले, जो संभावित मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं, उसका मजाक उड़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कामों को देखकर मुसलमान उनके बारे में खराब बोलेंगे तो ये कौन सी बात होगी कि हमारे, आप क्या ठेकेदार हैं? आपने ठेका लेके रखा है। ओके तहसीन हम थोड़ी संजय राउत जी का मजाक उड़ाते, संजय राउत जी अटैक करते। देखिए जिस शब्दों का प्रयोग संजय राउत जी करते, मैं तो खुद मानता हूं संजय राउत जी बहुत बड़े नेता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो आराम से बच्चों की बात बड़ा। देखिए मेरा मानना है कि मुझे लगता है कि बड़ा छोटा नेता तो अपने आप पॉलिटिकल पार्टी तय करे, लेकिन एक पार्टी का चेहरा होता है, वो उद्धव ठाकरे चेहरा है। अगर संजय राउत इतना बड़ा चेहरा है तो संजय राउत को चेहरा बना देना चाहिए, फिर वो अलग बात है। लेकिन संजय राउत ने तो आज तक कभी लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा है। लेकिन जो सच्चाई बात है, जो फैक्ट बात है, वो फैक्ट है। लेकिन फिर भी संजय राउत जी 20 साल से राज्यसभा सांसद है, इसका मतलब आपकी निगाह में राज्यसभा की वैल्यू नहीं है? सर 30 साल की कोई योग्यता नहीं है, सांसद कौन डिनाई कर रहा है? लेकिन पॉइंट वही है ना। मेरा प्रश्न नहीं है, ये कांग्रेस आपसे सवाल पूछ रही है, ये सवाल आपसे कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं, ये मेरा प्रश्न नहीं है आपसे। आनंद दुबे आपको इस बार मुस्लिम वोट मिले, लेकिन जवाब दे रहा हूं। और अभी आम आदमी पार्टी के नेता है, मंत्री है, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम है दबाव डालना, ये घटक दलों पर दबाव डालती है और समय बर्बाद करती है, हमारी लुटिया कांग्रेस ही डुबोती है, ये कहा जा रहा है। तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन महुआ माझी और गौरव भाटिया वेट कर रहे हैं लगातार, एंड परीक्षण की अनुराग भदौरिया आल्सो सलाह दी कि अति आत्मविश्वास में मत बहिए। ओके गौरव भाटिया हैज अ पॉइंट टू मेक, गौरव भाटिया भाई हम लोग भी तो हैं, डिबेट में आए हैं। देखिए हरियाणा के चुनाव के परिणाम जब से आए हैं, मैं तहसीन भाई को ढूंढ रहा था। तहसीन भाई का एक नया कीर्तिमान बना है। अमी जी, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, और हाँ मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ जी गारंटीड मुख्यमंत्री बना ही दिया था इन्होंने, लेकिन बड़े दिनों बाद अब आए हैं तो अच्छा लग रहा है, स्वागत है। देखिए इन्होंने नाम बदलने वाली कोई बात नहीं करी थी, और क्यों होगा मैं आपको कोई नाम बदलने वाली बात नहीं थी। नहीं, इनकी नाम नहीं बदलने वाली थी, और ना ये चरित्र बदलते हैं ना नाम बदलते हैं। इनका एक प्यार से नाम हमने रखा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जब ये दुखी होते हैं ना, क्योंकि रॉकेट लॉन्च नहीं होता है, तो तहसीन ऐसे आते हैं शो पे आपके और बोलने लगते हैं कांग्रेस जीत रही है। फिर जब परिणाम आते हैं उस दिन गायब हो जाते हैं। फिर 15 दिन बाद सोचते हैं कि हम लोग गजनी है, भूल जाएंगे, हम भूलते नहीं हैं। लेकिन खैर मैं एक बात बताता हूँ, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हाल है देखिए, वहां बताया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी सोच रही थी 5 सीटें मिलेंगी, और बताया जा रहा है सपा दे रही है 2। अब कांग्रेस कह रही है दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये हाल है आज
कांग्रेस पार्टी का। आप महाराष्ट्र देखिए, झारखंड देखिए, सपा देखिए, क्योंकि इनका कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा एक नहीं है, क्योंकि आपस में विश्वास नहीं है एक दूसरे पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ हम लोग अपनी सीटों की घोषणा कर चुके हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में। हम लोग अपने साथ सबको लेके चल रहे हैं, ये फर्क है। और यही फर्क जनता देख पा रही है। उनको चाहिए महायुति, उनको चाहिए विकास, उनको वसूली आघाड़ी नहीं चाहिए। अनुराग भदौरिया अभी तक आए नहीं है चर्चा के अंदर, फिर मैं उनको लेके आता हूं। अनुराग भदौरिया, आप लोगों ने भी 12 सीटों की डिमांड रख दी है, या कांग्रेस और शिवसेना का तो मामला सुलझ नहीं रहा? आप लोगों ने भी 12 सीटों की डिमांड रख दी है, यूपी में दे नहीं रहे इनको कुछ। वो कहते हैं ना कि वो दिलों में आग लगाएंगे, हम दिलों की आग बुझाएंगे। वो उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। बीजेपी का तो काम ही यही है, दूसरे की यहाँ ताका झाकी करना। क्या हो रहा है समाजवादी में, चल रहा है कांग्रेस में, क्या हो रहा है? अरे भैया, कांग्रेस समाजवादी में कुछ चल रहा है, शिवसेना उद्धव गुट में क्या हो रहा है? अरे वहां क्या हो रहा है? ये ताका झांकी करने वाले लोग हैं। अरे आपको ताकना ही है तो जनता ने चुना था, जनता के घरों में जाके झांकते कि कैसे एक माँ को नींद नहीं आती है क्योंकि उसका बेटा बेरोजगार है, और बेरोजगार बेटा किस तरह से करवट बदल रहा है क्योंकि वो बेरोजगार है, परेशान है, और किसान किस तरह से अपनी रात में नींद भी नहीं आ रही है, उठ के चलता है क्योंकि उसको एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही है, और आत्महत्या पे मजबूर हो जाता है। और बेचारा बाप की परेशानी आप देखिए, किस तरह से वो सारा दिन इस तनाव में रहता है कि हमारे बेटा बेटी कब अपने पैरों पे खड़े होंगे। इसकी चिंता करो ना आप हमारी चिंता करते हो। आपकी चिंता तो, आप तो कह रहे थे उद्धव जी की, आपको उद्धव जी का इतना सम्मान करते थे, इतना सम्मान करते थे कि आपने उनकी पार्टी को तो भागों बांट दिया। ये सम्मान था आपका, ये सम्मान था आपका कि हम इतना सम्मान करते थे, हमने उनकी पार्टी को तो भागों बांट दिया। अपने विषय में भी बोल दीजिए, अपने विषय में भी बोल दीजिए कि आप, मैं बोल रहा हूं, आपने लिस्ट क्यों, आपको टिकट चाहिए 12 टिकट, और वहां आप क्यों नहीं देना चाहते? अपने विषय में भी बोल दीजिए। बोल तो रहा हूं, आप भी इधर उधर ज्यादा आप जाग रहे हैं। इंडिया गठबंधन, अरे सुन तो ली, इंडिया गठबंधन फेविकोल की तरह एक मजबूत दलों का गठबंधन है। आपस में लोकतंत्र है, हम एक दूसरे की शिकायत कर सकते हैं, कमियां भी गिना सकते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, और बाद में हम बैठ के अपनी समस्या का समाधान भी कर लेंगे जैसे हमने लोकसभा में किया। एनडीए गठबंधन मजबूत दलों का गठबंधन है। यहाँ कोई गठबंधन कहाँ है? यहाँ जो इनके साथ आता है, गठबंधन बोलकर फेविकोल की मार्केट क्यों खराब कर रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया, अरे सुन लीजिए, आप मेरी बात मत टोकिए मत भाई। आपने बीजेपी को बोलने दिया, हम लोग बोलते हैं तो आप टोक पड़ते हैं। हमने कहा इनका मजबूर दलों का गठबंधन है, और ऐसा गठबंधन है जो इनके साथ आता है या तो खत्म हो जाता है या दो भाग में बट जाता है। चाहे जेजेपी देखो खत्म हो गया हरियाणा में, पीडीपी कश्मीर में खत्म हो गई, गौरव भाटिया 30 सेकंड, दो भागों में बट गई, और पासवान की पार्टी दो भागों में बट गई। सुन लीजिए ओके, बोला आपने 3 मिनट बोला। ऑडियो डाउन करिए गौरव भाटिया, 40 सेकंड। अरे अभी कहां बोला भाई, अभी तो आप 20 मिनट बाद आए, अभी तो हम बोले नहीं भैया। 4-5 लोग विपक्ष का ही है। अनुराग जी वेट करिए, ऑडियो डाउन करिए पीसीआर। तो गौरव भाटिया बहुत ही थका हुआ शेर इन्होंने कुछ सुनाया, समझ किसी को नहीं आया, और खुद ही ताली बजाने लगते हैं। तो इनसे कहिए पहले तो शेर थोड़े बेहतर लाए हैं, अगर नहीं बना सकते हैं तो हमसे पूछ ले, हम बताएंगे। लेकिन आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी की टूटी साइकिल, पंचर टायर, क्या हाल हो गया? 12 सीटों के लिए भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं, और सीटें 2 नहीं दे रहा कोई। ये हाल है समाजवादी पार्टी का। और सबसे बड़ी बात है, फेविकोल की कर रहे थे। आपको मालूम है हरियाणा में मांगने आए थे अखिलेश यादव सीट, ऐसा फेविकोल लगाया उनके मुंह पर कांग्रेस पार्टी ने, एक सीट नहीं मांगी, कहने लगे हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है। अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कह रही है तुम 2 सीट दोगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, यही मीडिया दिखा रहा है। एक गंभीर बात आपसे कहता हूं, आज राम गोपाल यादव जी का एक बयान आया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेके, और जिस गाली और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भगवान राम की मैंने पूजा करी, और ऐसी गाली थी जो मैं आपके चैनल पे दे नहीं सकता हूं। ये दर्शाता है कि इनका न्यायपालिका पे कोई विश्वास नहीं है और हिंदुओं से इनको नफरत है। लेकिन इसी से जुड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई खबर आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम सम्मान करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। राम गोपाल का जो विवादित बयान है उसके ऊपर
चीफ जस्टिस के लिए उन्होंने अपशब्द कहे हैं और अखिलेश यादव ने कहा है कि हम सम्मान करते हैं। विवाद बढ़ा तो शब्द को वापस ले लिया। अखिलेश यादव का बड़ा बयान है कि हम सम्मान करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, सीजे साहब का सम्मान करते हैं। अनुराग भदौरिया, ये जो हुआ ये वाकई ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जो शब्द बोले गए वाकई अफसोसजनक है। अनुराग, देखिए, मुझे अगर बोलने का मौका दीजिए तब तो हम बोलें। हम थोड़ा सा बोलना शुरू आप करेंगे। बोलिए, अपने विषय पे बोलिए, जो आपसे सवाल पूछा गया वो बोलना बोलिए। चाहेंगे तो आपके आपके पास कान उड़ गया, 50 कान उड़ बोलिए। गया, कान उड़ गया। देखिए देखिए, कान है ही नहीं, कान है ही नहीं, कान है ही नहीं। देखिए देखिए, भदौरिया जी का कान गायब हो गया। अरे हम कह रहे हैं भैया है, अभी तो मैं दिखा, नहीं नहीं गायब हो गया, गायब हो गया। अरे बोलने दोगे तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा, नहीं बोलने दोगे मैं कैसे कह पाऊंगा बताइए। आधी बात लेके आप उड़ जाओगे, फिर कहोगे बीजेपी आप जवाब दे दो, तो भैया मेरी तो बात ही नहीं जा पाती, बीजेपी जवाब क्या देगी। तो आप कम से कम हम लोग बोलने आए तो हमारी आवाज, हमारा सेंटेंस तो पूरा जाने दीजिए। 1 मिनट को 3 मिनट बता देंगे, 3 मिनट को आप 7 मिनट बता देंगे। भैया ऐसी मैथमेटिक्स तो भैया हमने पढ़ी नहीं है कि भैया 1 मिनट को 3 मिनट। आप बोलने दीजिए। आपने 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 मुझसे, आप बोलूं मैं, आप बोल लूं? बोल ही रहे हैं आप, बोलिए। हेलो, देखिए ऐसा है, उन्होंने भी, प्रोफेसर साहब ने भी बोला कि मैं अपनी, जब बाइट लेने आते हैं सब लोग, हम लोग भी बाइट देते हैं, आप भी जब न्यूज बोलते हो तो आप एक लय में होते हो। लय में जो सवाल पूछा जा रहा तो सवाल का जवाब दे रहे थे, अचानक किसी ने आदरणीय चीफ जस्टिस का सवाल उठा दिया, तो एक लय में उन्होंने उनके मुंह से ये बात दूसरे परिप्रेक्ष्य में निकली। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आजकल हो क्या रहा है, हर बात का एक पतंगड़ बनाया जाता है। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला कि हम उनका सम्मान करते हैं, आदरणीय रामगोपाल जी बोल रहे हैं कि मैं उनका सम्मान करता हूं, हम उनके खिलाफ आप शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी वाले क्या करें, नहीं नहीं नहीं, बोल दिया बोल दिया बोल दिया बोल दिया, अरे भाई बोल दिया, देखो 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 बोल दिया, देखो देखो देखो। अरे भाई वो खुद कह रहे हैं कि हम ऐसा बोल ही नहीं सकते, उनका सम्मान करते हैं। जब वो खुद कह रहे हैं हम नहीं बोल सकते, चलिए वो गाली बात किसको का दी पतंगड़ क्यों बना रहे हैं? वो गाली दी किसको गई थी? वो गाली दी मैंने किसको आपसे गई? क्या, नहीं, सार्वजनिक जीवन में गाली अलाउड है? उन्होंने, मैं बोल लूं, आप बोलिए, बात को नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, जब साफ साफ कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम उनका सम्मान करते, तो बात खत्म होगी ना। आप बात का पतंगड़ बना रहे हैं। गौरव भाटिया, बात खत्म, आप लोग पतंगड़ बना रहे हैं बात का। ओके ओके, यू मेड योर पॉइंट अनुराग भदौरिया, इट्स बीन 2 minutes नाउ। ओके गौरव भाटिया, 30 seconds गौरव भाटिया। देखिए, सबसे पहले तो चलिए इनकी जो बात है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कितनी वजनदार है। जिस शब्द का प्रयोग किया है ना, सार्वजनिक जीवन में क्या कोई इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। हो सकता है समाजवादी पार्टी के लोग हो, घर में बैठ के एक दूसरे से उसी शब्द का इस्तेमाल करते हो अमित जी, इसलिए इनको गलत नहीं लग रहा, लेकिन उस शब्द का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के प्रति इनकी जो नफरत है, अखिलेश यादव के इशारे पे ही तो ये कहा गया है। और जब बात बढ़ गई, जब न्यूज 18 ने उसको उठाया और चैनल ने उठाया, तुरंत पलटी मारी और कहा, अरे वो कह रहे हैं कि मैं सम्मान करता हूं देश का हर। ये भी जानते हैं जुडिशरी को अच्छे से, गौरव भाटिया जुडिशरी को जानते हैं अच्छे से। अनुराग भदौरिया, मैं आपको बताऊं, आज वकीलों में और जजेस में इतना आक्रोश था, आज हर कोई कह रहा था ये इतनी घटिया पार्टी है, ये हमारे न्यायपालिका को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस शब्द से प्रयोग करके अपमानित कर रही है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। और किस बात पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कह दिया, जब राम मंदिर का मैं केस सुन रहा था तो मैंने भगवान से पूजा करी कि सद्बुद्धि से, अगर भगवान से पूजा कर ली तो ठीक है, अल्लाह से करी होती तो ये लोग ताली बजा रहे होते, कह रहे होते अल्लाह से पूजा करना अच्छा है, आपने नमाज पढ़ी है। यही जो इनकी जहरीली सोच है अमीर जी, इस पे लगाम लगाएगी जनता, जैसे पहले लगाई है। 8 साल सत्ता से दूर है, आगे और ओके, महुआ माजी और कंचना यादव, महुआ माजी मैं आपका रुख करता हूं, सम्मानजनक सीटें क्यों नहीं दी गई आरजेडी? स्टेट लास्ट में जी मैं माफी चाहता हूं, दे दी गई ना भाई, 4 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। और यहाँ पर देखिए, इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई थी नेशनल लेवल पर, तो सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में एक बात कही थी कि जो कैंडिडेट जिस सीट को जीत का सबसे ज्यादा भरोसा दिला पाएगा उसे ही टिकट दिया जाएगा। ये चुनाव जीतने के लिए लड़ा जा रहा है,
तो ऐसे में देखा गया कि किसने किस सीट पर मेहनत की है, किसका पुराना रिकॉर्ड क्या है, और उसमें से देखा गया कि कौन किस पार्टी का है, ये बाद में देखा गया और उसके हिसाब से सीट शेयरिंग हुई थी। तो इसीलिए जो भी बातें थी, लेकिन आज आपको पता होना चाहिए कि 4 सीट पे जब राजद ने कहा कि हमें और ज्यादा चाहिए तो फिर 7 सीट उन्हें बुलाकर दे दिया गया है। लेकिन तो राजद कह रही है, राजद ने ऑफिशियली बोला हमारे पास ऐसी 18 सीटें हैं जो हम अकेले दम पर जीत सकते हैं, हमारी जीतू सीटें हैं, वो जिताऊ सीटें हैं। देखिए ऐसा नहीं, आप आंकड़ों को निकाल कर देख लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आलाकमान लोग बैठ के निर्णय लिए हैं तो निश्चित रूप से पर मनोज झा अगर राजद 7 सीट पे राजी हुआ है, हमें सम्मानजनक सीटें तक नहीं दी और गला हमारा काटना चाहते हैं ये लोग। मनोज झा ने बोला, मैं कर रहा हूं आरजेडी ने, वो मनोज झा जी ने कल कहा था, आज का आपने रिपोर्ट लिया होगा कि आज उन्हें 7 सीटें मिल गई है और भी सीटें दे दी गई है इधर से। तो देखिए जब महागठबंधन होता है तो उसमें पार्टियों के बीच सीट को लेकर इस तरह से बातचीत होती रहती है। कंचना यादव किसी का पहले होता है, किसी का बाद में जो होता है। सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काटकर थाली में रख दो। सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, हमारा असम्मान हुआ है। कंचना यादव। अमीर जी सुनिए, हाँ अमीर जी, सबसे पहले मैं अपना विरोध दर्ज कराऊंगी कि झारखंड पे बोलने के लिए 2 महिला प्रवक्ता हैं, मतलब 2 प्रवक्ता हैं, दोनों महिला हैं और दोनों को आपने लास्ट में बुलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी गौरव भाटिया हैं, उनसे कौन डिबेट करेगा, वो बोलेंगे गौरव भाटिया तो गोबर ही बोलेंगे, खैर उसको छोड़िए। लेकिन जहां पर बात झारखंड की है, उन्होंने कह दिया साफ साफ, ठीक है, हमारा देखिए हर स्टेट यूनिट जो होती है वहां पर लोग कार्यकर्ता होते हैं, लोगों का एम्बिशन होता है, लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और बिहार और झारखंड का जो सीमावर्ती इलाका है उसमें हमारा वोट बेस है, और 18 से 22 ऐसे विधानसभा इलाका है जहां पर हमारे अच्छे खासे वोट है, और खास क्योंकि हमने जातिगत सर्वे कराया, आरक्षण बढ़ाया, तो वो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो हम वो चाहते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है, नेता है, झारखंड में चुनाव लड़े, उसके लिए बार्गेन कौन करेगा, उसके लिए बार्गेन हमारी ही पार्टी करेगी। तो ये एक टैक्टिक्स भी होती है कि भाई टेबल टॉक हो, हमारी ये मांगे हैं, हम जो सीटें मांग रहे हैं हमें वही सीटें चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हमें कहीं भी उठाकर दे दो जहां हम नहीं जीत सकते। तो कुछ डिमांड होती है, उस डिमांड को हमने क्लियर रखा, और यहाँ तक हमने यह भी नहीं हेजिटेट किया कि आप लोग न्यूज बनाएंगे। हमने पब्लिक में आकर मीडिया से संपर्क करके खुद बोला। लेकिन एक सेकंड अमीर जी, आप दोबारा क्वेश्चन पूछे, मेरा भी एक सवाल है गौरव भाटिया से कि मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। असम्मान कहाँ हुआ? तो एक पे निपटा दिया, असम्मान कहाँ पर हुआ? नहीं देखिए, असम्मान की बात नहीं है, बात यह है कि जब हमारा एक स्टेक है तो हम चाहते हैं कि टेबल टॉक, ये एनडीए नहीं है जहां पर बीजेपी डिसाइड करेगी कि इतनी ही सीटें आपको मिलेगी और यही सीटें आपको मिलेगी और आपको दे दिया जाएगा, आप लड़ो तो लड़ो, ना लड़ो तो ना लड़ो। ये आरजेडी है जो एक प्रिंसिपल पे लड़ती है, ठीक है। गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया 30 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। अमीर जी देखिए, मैं बहुत सम्मान एक बात कहूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी की जाए तो अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अक्सर हल्के प्रवक्ता, चाहे आप उनको छोटी बहन बुलाएं, आप ही लेके आई ना गौरव और गोबर, कोई विषय नहीं था। टूटी साइकिल से लेके टूटा लालटेन तक बोलने वाले आप व्यक्तिगत तो लालटेन की बात ही नहीं करी इस कार्यक्रम में। हमें भी स्तर हमें मालूम है, कंचना यादव उसी स्तर पे मैं आकर बात की थी। अच्छा ठीक है, अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी गौरव भाटिया आप कहा जाए तो। देखिए ऐसा है कि अगर आप इनको छोटी बहन भी बुलाएंगे ना तो भी जो इनका स्तर है वो सामने आ जाता है, और गलती इनकी नहीं है। मैंने तो ना लालटेन की बात करी ना आरजेडी की बात करी, लेकिन जिनका नेता भैंसों का चारा खा गया हो, 5 बार दोष सिद्ध हो, तो वो गोबर में ही नहाएंगी, और जब गोबर में वो रहेंगे तो गोबर की ही बात करेंगे। इनकी बुद्धि गोबर है जी। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा अमीर जी, मुझे कोई शौक नहीं है ना मैं इनकी बात का उत्तर दूं, जनता ने इनको उत्तर दे दिया है। ये आरजेडी रंगदारी, जंगल राज, डकैतों की पार्टी, तभी ये आरजेडी है। और आपको मालूम है, केवल इतना जरूर कहूंगा, आपसी लड़ाई है जेएमएम और इनकी, और उस आपसी लड़ाई में खुंदक निकाल रहे हैं हमसे। अरे हमने तो आपके लिए कुछ कहा ही नहीं,
ये तो आप लोग का चरित्र आपस में लड़ते हो, तभी तो जनता विश्वास नहीं करती है आप पे। और मुझे इनसे कोई चर्चा नहीं करनी। कंचना सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करे, नो पर्सनल रिमार्क्स, व्यक्तिगत टिप्पणी करे तो आपकी जिम्मेदारी है, रोकिए। पर्सनल रिमार्क एट ऑल। लेकिन गौरव भाटिया जी रिमार्क करे तो आपको बहुत मजा आता है ना, लेकिन हम एक बोल दे गौरव भाटिया गोबर बोलेंगे तो ये पर्सनल रिमार्क हो गया। खैर छोड़िए, लेकिन जहां तक बात ये हमारे, बताइए कंचना के लिए मैं कुछ कहूंगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है गौरव, अब आप शांत हो जाइए। उन्होंने अब पर्सनल नहीं बोला, ऐसा एक बात बस बोल लूंगा, इनसे कहिएगा हार्पिक से कुल्ला ना करा करें। ये हार्पिक से कुल्ला करने वाली है, तभी बास मारती है। शांत कराइए इनको। ओके, कंचना टिप्पणी सुनने नहीं आया हूं। बस ओके देखिए, मैं महुआ माझी के पास चलता हूं। देखिए आप दोनों का झगड़ा है महुआ माझी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ रही होगी। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में समन्वय नहीं है, झारखंड में समन्वय नहीं बन पा रहा है और उत्तर प्रदेश में समन्वय नहीं बन पा रहा है? समन्वय की तो कमी है कहीं ना कहीं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि सभी पार्टियों में के अपने अपने कार्यकर्ता होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो चुनाव के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो स्वाभाविक है वो अपने अपने नेताओं से कहते होंगे कि हमें सीट चाहिए। और जो उनके आलाकमान होते हैं उनके सामने भी कई बार मजबूरी आती है कि गठबंधन धर्म निभाए कि अपने कार्यकर्ताओं का मान रखे। दोनों ही दो जगह पे वो मजबूर रहते हैं, तो वो अपनी बात, अपने कार्यकर्ताओं की बात गठबंधन के साथियों से करते हैं, तो इसमें बुराई कहाँ है? फाइनली चुनाव तो मिलके ही लड़ना है ना। हम आपस में दोस्त हैं तभी तो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये तो हर परिवार में भी होता है। छोटी छोटी बात पे अगर कोई मान मुनमल या जो भी है, तो इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर कम सीटें मिली, उन्होंने अपनी बात रखी, माननीय हेमंत सोरेन जी ने और महागठबंधन ने उनकी बात रखी। कल 4 पे जो भी उनको शिकायत थी, आज उसे 7 कर दिया गया। तो चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, न कि सिर्फ किसी को संतुष्ट करने के लिए। तो इसको देखते हुए करके आदरणीय तेजस्वी यादव जी खुद गए सीएम के पास और बात हो गई है, बस मामला खत्म। इसको लेकर न तो बीजेपी को कुछ बोलने की जरूरत है, न ही किसी प्रवक्ता को। तहसीन, महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर झारखंड तक देयर इज अ प्रॉब्लम, ईदर यू एड्रेस इट और यू लीव इट। नहीं, देखिए जैसे मैम ने अभी बताया या कंचन बहन ने अभी बताया, और दोनों ने इतनी सुलझी हुई बातें की। हर एक व्यक्ति चाहेगा कि उनका दल, उनका चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, आगे बढ़े। इसमें कोई गलत बात नहीं। एमएम भी चाहेगा, आरजेडी भी चाहेगा, कांग्रेस भी चाहेगा, शिवसेना भी चाहेगा। इसमें सब चाहेंगे कि थोड़ी सीटें ज्यादा मिले, सब चाहेंगे कि वे मुख्यमंत्री बने। इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन आप देखिए इस शो के ऊपर कंचन बहन ने किस तरह से इतनी सुलझी हुई बातें की, मतलब गठबंधन को लेकर, या मैम ने। यही अपेक्षा है कि शिवसेना, संजय राउत जी इस तरह की अच्छी बातें करें कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस अगर आप किसी पे व्यक्तिगत हमले करेंगे कि आपकी हैसियत नहीं है यहाँ फैसला लेने की, हम दिल्ली से डायरेक्ट बढ़ेंगे, आपकी क्षमता नहीं, वो गलत चीज है। क्या उद्धव ठाकरे, क्या तहसीन पूनावाला, उद्धव ठाकरे सीएम कैंडिडेट हैं आपके? उद्धव ठाकरे सीएम कैंडिडेट हैं आपके? अगर आप मुझे देखिए, मैं हजारों लोग को मिलता हूँ, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ। मैं ये मानता हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत राय देता हूं, मैं ये मानता हूं कांग्रेस का जन्म पूना और बॉम्बे में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। अमित जी आप इतिहास जानते हो, उसका जन्म वहां पे हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी आज महाराष्ट्र में, सबसे बड़ी। शिवसेना ने अच्छा परफॉर्मेंस किया लोकसभा में, लेकिन उनको कांग्रेस के कोर वोटर मिले। जो शिवसेना के कोर वोटर थे, मराठी मानुस वो एकनाथ शिंदे जी के साथ के, हिंदुत्व वोटर्स वो बीजेपी के साथ है, उनको कांग्रेस का वोट मिल रहा है। आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनेगी या बीजेपी बनेगी एनडीए के महाराष्ट्र? ठीक है, आनंद दुबे तो फिर कांग्रेस की अपेक्षा नहीं। आनंद दुबे, आप अननेसेसरी कांग्रेस को दबा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जन्म अगर मुंबई पूना में हुआ है तो शिवसेना का जन्म क्या अफ्रीका में हुआ है? अरे शिवसेना का जन्म भी महाराष्ट्र और मुंबई में हुआ है। कमाल करते हैं आप। जिस प्रकार शिवसेना ने मराठी अस्मिता को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को लेकर एक प्रयास किया है आगे बढ़ने का, पूरी दुनिया को पता है। अच्छा ये बताइए आनंद दुबे जो मालेगांव में अबू आजमी ने कहा, उससे आप सहमत हैं? और 12 सीटें मांग रही है समाजवादी पार्टी की, आप देने को तैयार हैं? मुंबई में 4 सीटें मांग रही है समाजवादी पार्टी। हर पार्टी का एक अधिकार होता,
हर पार्टी का एक अधिकार होता है सीटें मांगना, लेकिन देना न देना ये गठबंधन का अधिकार है। महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन ने अभी तय नहीं किया है कि समाजवादी को कितना सीट देना है। जब हमारी बैठकों का दौर तो शुरू समाजवादी पार्टी आपके अलायंस में है। एक सेकंड, एक बात तो क्लियर कर दीजिए, सीटें अभी तय नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी आपके अलायंस में है महाराष्ट्र में? हम कोशिश करेंगे कि उनको अलायंस में लें। उनके पास 2 सीटें अभी हैं, हम कोशिश करेंगे कि 1-2 उनको बढ़ा के दे सकें, लेकिन कोई 12 मांगे, कोई 50 मांगे, तो हम ये सब करने को तैयार हैं। ओके, 1-2 के लायक है समाजवादी पार्टी आपकी राय में? अभी की नहीं। ओके, मैं कह रहा हूं तहसीन बुरावाला, देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करता हूं, झारखंड में या उत्तर प्रदेश में अनुराग भाया बैठे, या बिहार में कहे कि नहीं देखिए अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तेजस्वी जी नहीं बनेंगे, हेमंत जी, तो कांग्रेस गलत। मैं आपके शो पे कहूंगा कांग्रेस गलत, वहां पे मैं बड़े दाल। तो वही लॉजिक महाराष्ट्र में अप्लाई होता है। अब देखिए, अभी आपने कह दिया कि समाजवादी पार्टी को 1 ही 2 सीट मिलेगी, आप क्यों तय कर रहे हैं? अच्छा, कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन है? बाला साहब थोराट है या नाना पटोले हैं या सुशील कुमार शिंदे हैं या पृथ्वीराज चौहान है? जो भी होगा, कांग्रेस की अपनी प्रोसेस है, वो तय करेगी। लेकिन मैं और एक चीज कह रहा हूं, अभी आपने शो पे कह दिया कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिलेगी। क्यों हम सब मिलकर बात करें? ये सेल्फ डिसीजन लेना मुझे लगता है ये गलत है। 1 सीट 2 सीट अमीर जी, मैं आपकी बात रखना चाहता हूं। बिल्कुल गौरव, लेकिन अनुराग भदौरिया, महाराष्ट्र चाहते हैं आप तहसीन भाई, आप समाजवादी को कितनी सीट देना चाहते हैं तहसीन भाई? आप बताइए। 50 सीट देना चाहते हैं हम लोग? समाजवादी को तहसीन कितनी सीट देना चाहते हैं? ओके, उनका अधिकार है 10 सीट मांगना, हमारा अधिकार है। ओके, अनुराग, आपको तो किसी हैसियत में नहीं लग रहे महाराष्ट्र में ये लोग 1-2 पे निपटाने के मूड में है? अरे भैया, देखिए, सवाल यह है कि टीवी डिबेट पे जो लोग बैठे हैं ना, वो तय करने वाली सीट कितनी मिलने वाली है। ये आप झूठे लड़ा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, उनको भी समझना चाहिए, आनंद जी को भी समझना चाहिए, तहसीन जी को भी समझना चाहिए। काहे लड़ रहे हो आपस में बेवजह? आपके डिसीजन से होगा क्या? नेतृत्व डिसाइड कर रहा है किसको कितनी सीटें मिलेंगी, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और सम्मानजनक सीटें हमें भी मिलेंगी। कितनी सम्मानजनक कितना है? हम लोग मिलकर 1 या 2 सम्मान आपको किसमें बढ़ेगा आगे? और व्यूअर्स, आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा लगातार अपनी हंसी उड़वा रहा है दुनिया भर में। कनाडा के अंदर भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकली बुरी तरह से घिर चुके हैं। कनाडा के विपक्ष के नेता पियर पिलेवियर कई मौकों पर कह चुके हैं कि ट्रूडो सरकार ने इस मुद्दे को बिल्कुल ठीक से हैंडल करने में अक्षमता यानी नाकामी दिखाई है। भारत लगातार कनाडा से इस बात का सबूत मांग रहा है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। यही मांग ट्रूडो से वहां की विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं, जबकि खुद जस्टिन ट्रूडो भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार के पास उनके आरोपों से जुड़े मजबूत सबूत नहीं है। कनाडा की विपक्षी पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा का आरोप है कि जस्टिन ट्रूडो इस मुद्दे का इस्तेमाल पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। कनाडा छोड़ने से पहले भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने वहां के एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि जस्टिन ट्रूडो के आरोप राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित हैं और इससे जुड़ा कोई कानूनी सबूत अभी तक उन्होंने साझा नहीं किया है। संजय कुमार वर्मा ने यह भी साफ कह दिया कि भारत किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ है, लेकिन सवाल है कि जो देश भारत पर आरोप लगा रहा है इंडियन एजेंट्स ने निज्जर की हत्या की, वो ओसामा बिन लादेन को क्यों भूल जाते हैं जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के मारा था, और ये देश इजराइल को क्यों भूल जाते हैं जो इजराइल पर खतरा बने हमास और हिजबुल्लाह को घर में घुसकर इजराइल ने मारा। क्या सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए फैसले लेने का अधिकार सिर्फ दुनिया के कुछ ही देशों के पास है? हिपोक्रेसी देखिए, खालिस्तानी आतंकी इन देशों में बैठकर भारत के टुकड़े करने की धमकी देता है, भारतीयों को मारने की धमकी देता है, और उन पर कार्रवाई की बजाय उल्टे ये देश भारत को ही ज्ञान दे रहे हैं। असल में इन देशों को आज तक यही आदत थी, पुराने समय से चली आ रही है ना, जब चाहे किसी भी देश में घुस जाओ और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर पूरे देश को खंडर में तब्दील कर दो। इराक एक बड़ा एग्जांपल है, अफगानिस्तान एक बड़ा एग्जांपल है। पहली बार किसी देश ने दुनिया की इन कथित सुपर पावर्स को बताया है कि जिस देश से उलझ रहे हैं वो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और
एशिया की एक बड़ी महाशक्ति है। अब वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है, क्योंकि अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से डील करता है। यह नया भारत है और यह नया भारत किसी से डरता नहीं है।